ज्योग्राफी कैसे किया जाए एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके बाद जीसी लियोंग एक बुक आती है, वो पढ़ सकते हो आप। अन्यथा वो आपका नेशनल NIOS, ये ओपन यूनिवर्सिटी है, इसके नोट्स पढ़ सकते हो आप डाउनलोड करके। ठीक है। ऐसे ही एक इग्नू भी है, उसके भी नोट्स पढ़ सकते हो आप डाउनलोड करके। तो मटेरियल ये ऑथेंटिक हैं, ये तीनों चीज़ें। एनसीईआरटी कहाँ गया? ये इसलिए ऑथेंटिक है क्योंकि एग्जाम में वही पूछा जाता है जो सरकार बच्चों को पढ़ा रही है। लाइट है नहीं है? ये किसने कहा जीसी लोगों की? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, एक बार गो थ्रू हो जाओ ना सब्जेक्ट से, तो कोई भी किताब पढ़ सकते हो आप। और जीसी लियोंग थोड़ी ऐसी बुक है, उसको पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस तो नहीं आएगा बिकॉज बहुत पतली किताब है। ऐसा लगेगा कि यार इसमें से क्या आ जाएगा, लेकिन सच में आता है, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें से। सच में मतलब मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये शिकायत, मुझे तो स्वयं मैंने पढ़ी, मुझे बेकार नहीं लगी। हाँ, फिजिकल ज्योग्राफी इसलिए टफ नहीं, इंडियन थोड़ी ना उसके अंदर। हाँ, वर्ल्ड का कंप्लीट है उसके अंदर। वो ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर है, उन्होंने लिखी है, तो उनको इंडिया से क्या मतलब? तो इंडियन ज्योग्राफी नहीं है उसके अंदर। आपको यदि इंडियन ज्योग्राफी संबंधित विस्तार विस्तार में अध्ययन करना है तो आप खुल्लर पढ़ सकते हो। ये लेकिन बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। खुल्लर की बुक आपने देखी नहीं, इतनी मोटी आती है, जरूरत से ज़्यादा हो जाएगा ये। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो मैं नोट्स सुनवा रहा हूँ, आप यदि वो पढ़ते हैं ना, तो वो आवश्यकता पड़ेगी नहीं आपको। इसे दुखी क्यों है, क्या हो गया? हाँ, अनिमेश, अनिमेश जी बैठ जाइए, अनिमेश। आस्था, आस्था लेट कैसे हो गए आज? आस्था ही नाम है ना? है कार की वजह से? अच्छा, ठीक है। चलिए हम लोग ना अपने टॉपिक पे आते हैं। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे पेनिनसुलर प्लेटू, है ना? पेनिनसुलर प्लेटू हमारा, इसकी हमने बाउंड्रीज की बात की थी। तो इसका वेस्टर्न वेस्टर्न मार्जिन बनाता है वेस्टर्न घाट, और ईस्टर्न मार्जिन बनाता है ईस्टर्न घाट। ठीक है। वहीं इसकी नदर्न लिमिट की बात करूं तो उतनी ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है। फिर भी नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में मुझे क्या मिलता है? अरावली। इसके बाद मध्य भारत प्लेटू, फिर बुंदेलखंड प्लेटू, और वेट अ मिनट, इसके बाद फिर हाँ, इसके बाद फिर विंध्य रेंज, विंध्य, भंडर, कैमूर। तो कैमूर बनाएगी इसकी नॉर्दर्न एज एज। और फिर ये छोटा नागपुर प्लेटू, और फिर ये, इसको मिला देते हैं, हाँ, राजमहल हिल्स। ठीक है। तो इस तरीके से इसका नॉर्दर्न किनारा बनता है। लो गया, लाइट आ गई, चालू कर देना इसको पहले। ठीक है। राजमहल हिल्स, जिन लोगों का फर्स्ट डे है, थोड़ा सा धैर्य रखें। हम लोग उसको 2 दिन से पढ़ रहे हैं तो शायद, है ना? ये आपका पूरा पेनिनसुलर प्लेटू, इसकी एक ब्रांच हमें कहाँ मिलती है? मेघालय में मिलती है, मेघालय प्लेटू। मेघालय प्लेटू के हम चाहें तो 3 हिस्से कर सकते हैं। बिल्कुल सही, गारो, खासी और जैंतिया। और इसके बाद इसमें 2 माउंटेन रेंज और हैं जो कि विच इज कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू। कौन सी रेंज है वो? मिकिर और रेगमा, है ना? सिमिलरली, सिमिलरली पेनिनसुलर प्लेटू का जो वेस्टर्न एक ब्रांच है वो यहां भी मिलेगी, इन द फॉर्म ऑफ काठियावाड़ प्लेटू एंड कच्छ प्लेटू। ये दोनों ही प्लेटू किसके पार्ट हैं? पेनिनसुलर प्लेटू के। आपने आपने कैसे जाना कि ये इसके पार्ट हैं? आपने रॉक सिस्टम का अध्ययन करके जाना, क्योंकि दोनों में कन्फर्मिटी मिल रही है, दोनों सेम ही रॉक्स हैं ये। दैट सिंपली शोज कि दोनों जो है एक ही हिस्से हैं। इस गैप को आप बोलते हो, इस गैप को आप बोलते हो राजमहल गारो गैप, या दूसरी भाषा में मालदा गैप। मालदा गैप। ठीक है। तो हमने इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा था कि ये प्लेटू कैसे बना। तो भाई ये जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, जिस समय अर्थ क्रस्ट बन रही थी, तो जो एंशियंट क्रस्ट है उसी उसी चट्टानों से, उन्हीं रॉक से मिलके बना है और उसी दौरान बना है।
तो ना सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास है हमारा पेनिनसुलर प्लेटो। इंडिया की बात करें, वन ऑफ द स्टेबल लैंड मास है। स्टेबल से मेरा मतलब है यहां पर आपको कोई भूकंप या ज्वालामुखी नहीं मिलेगा, इसलिए हम स्टेबल कह रहे हैं। कुछ एक्सेप्शन छोड़ दिए जाएं, जैसे कोयना महाराष्ट्र का और अपने भुज में जो भूकंप आते हैं वो अगर छोड़ दिया जाए तो ये बहुत स्टेबल है। ये कोयना बाय द वे वो किसी जियो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से नहीं आता है, वहां पर डैम बनाया गया कोयना डैम, जिस वजह से वहां अर्थक्वेक आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, ये हमने देखा कि कैसे बना। अच्छा, मेनली ये किन रॉक से बना है, तो आर्कियन ग्रेनाइट नीस रॉक्स। ग्रेनाइट नीस रॉक्स ये धरती की सबसे पुरानी चट्टानें आप मान सकते हो। अच्छा, यहां से एक टर्म निकल के आती है शील्ड रीजन। बच्चों ध्यान से देखना, शील्ड ये कहीं बैठ के लिखवाएंगे नहीं, लेकिन हर वक्त ये शब्द आता रहेगा बीच बीच में। व्हाट इज अ शील्ड रीजन? एक शील्ड क्या होती है? शील्ड प्रोटेक्शन का काम करती है, बिल्कुल सही। शील्ड क्या होता है? देखो, एक ऐसा प्लेटू या एक ऐसी सरफेस जो पुरानी ग्रेनाइटिक नीस रॉक से बनी हो उसको शील्ड बोलते हैं। तो क्या हम इस पूरे को शील्ड रीजन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं सर, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरे को नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ग्रेनाइट नीस रॉक से बना मिल जाए आपको। इसमें बीच बीच में यहां पे आपको ब्लैक लावा लेयर मिलेगी आपको, तो उतने क्षेत्र को आप शील्ड रीजन नहीं कहोगे। वो बात अलग है, यदि उस लेयर को हटा दिया जाए तो नीचे से शील्ड रॉक्स आपको मिल जाएंगी, बट ऊपर से देखने पर तो नहीं दिख रही है ना। तो एज सच में शील्ड रीजन की बात करूं तो सिर्फ सदर्न रीजन शील्ड रीजन कह सकते हो। ये छोटा नागपुर प्लेटू इसको शील्ड रीजन कह सकते हो, और बुंदेलखंड इसको शील्ड रीजन कह सकते हो आप, क्योंकि यहां पर आज भी वही पुरानी ग्रेनाइटिक नीस रॉक्स पाई जाती हैं। हैप्पी? शुरू करते हैं ये पेनिनसुलर प्लेटू। तो बच्चों इसकी आकृति की बात करें, शेप की, तो ये कैसी आकृति है? इन्वर्टेड ट्राइंगुलर। इसका एरिया कितना है? खुद ही आंसर, 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर। हाँ, हर लो लाख सही है, पता पड़ा 16 किलोमीटर स्क्वायर बस। अच्छा, इतनी गुस्सा? चलो मन की आंखों से देखो। अरे यार, सॉफ्टवेयर कंपनी में कोई काम करता है क्या? वो लोग कोडिंग करते रहते हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि उनकी कोडिंग कैसे काम कर जाती है। यदि नहीं कर रही है तो भी नहीं पता क्यों नहीं कर रही है, और जब नहीं कर रही थी दोबारा कैसे करने लग गई फिर भी नहीं पता कैसे कर रही है, बस। तो वही। ठीक है, हम इसका अध्ययन कैसे करेंगे बच्चों? हम इसका अध्ययन करने के लिए एक एक माउंटेनियस रॉक्स लेंगे, रॉक्स नहीं सॉरी, एक एक माउंटेन चेन लेंगे, उसको पढ़ेंगे। मतलब हम देखेंगे इसके अंदर कितनी माउंटेन्स हैं, कितने प्लेटू हैं यहाँ पे, इस तरह से हम पूरे को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहला माउंटेन पढ़ चुके थे, अरावलीज, बिल्कुल सही जवाब। और इसको लिखवा भी दिया था आई गेस, अरावली को। अरावली मैंने ये पूरा इंडिया बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने ऐसे डॉट डॉट कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ इस सेक्शन की बात करनी है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे माउंटेन रेंजेस ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। यहां पर सबसे पहली रेंज है आपकी अरावली। अरावली आपकी गुजरात से प्रारंभ होकर कहां तक जाती है? हरियाणा तक। ठीक है, ये एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली केवल अजमेर तक ही एक कॉन्टिन्यूस रेंज के रूप में चलती है। कहां से लेकर? गांधीनगर, गुजरात का गांधीनगर से लेकर राजस्थान के अजमेर तक ये केवल एक कॉन्टिन्यूस रेंज के रूप में जाती है। इसके बाद ये बेचारी हाँ, बातें नहीं करेंगे। इसके बाद ये बेचारी कॉन्टिन्यूस ना होकर के ये क्या है? ये डिसकंटिन्यूस माउंटेन रेंज के रूप में आगे बढ़ती है। टोटल लेंथ की मैं बात करूं, कितनी लेंथ थी इसकी? 800 किलोमीटर, एकदम सही जवाब। अजमेर था बेटा, मेरे से अलवर लिख गया था नोट्स में, बट डायग्राम में अजमेर लिखा हुआ है।
अजमेर इज करेक्ट। गांधीनगर से अजमेर तक कॉन्टिन्यूस रेंज के रूप में जाती है, इसके बाद डिसकंटिन्यूस पहाड़ियों के रूप में आगे बढ़ती है। फिर यहां पर हमने आपको ढेर सारी इसकी हिल रेंजेस पढ़ाई थी। जैसे ये अलवर क्षेत्र है, यहां पर इसको कौन सी माउंटेन रेंज बोलते हैं? माउंटेन रेंज नहीं, हिल रेंज बोलेंगे। हाँ जी, हर्षनाथ की पहाड़ियां, अलवर में इसको बोलते हैं हर्षनाथ। हर्षनाथ। दिल्ली में इसको बोलते हैं रायसेना। ये आपके एमपीपीएससी के 3 नंबर में काफी आता रहता है, रायसेना हिल्स। बस अब लिखते रहो, तो लिख देना इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ अरावली रेंज। ओके, और इट इज फाउंड इन दिल्ली एंड हरियाणा रीजन, and being a part of Aravali, it is highly dissected and eroded. That's all, हो गया। रॉक्स में यदि लिखना चाहो तो एंशियंट ग्रेनाइट नीस रॉक्स यहाँ पाई जाती हैं। रायसेना हिल्स अपना जो है ना वो संसद भवन पुराना वाला, वो इसी के ऊपर बना हुआ था, ठीक है। अब तो वो छोड़ दिया ना हम लोगों ने। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली एक और हिल रेंज है यहाँ पर, क्या नाम है इसका? जरगा, बिल्कुल सही। जरगा की पहाड़ियां, जरगा की पहाड़ियां मुझे कहां मिलती हैं? उदयपुर। सेम एक हिल रेंज यहां मिलती है, आबू हिल्स। ये हिंदी में लिख दिया मैंने आबू, ताकि वो अलग दिखे। छोड़ो यार, दीज आर आबू हिल्स, है ना। आबू लिखा है, साबू नहीं। आबू हिल्स में ही सबसे एक पीक पाई जाती है, गुरु शिखर। बिल्कुल सही, गुरु शिखर। गुरु शिखर की हाइट कितनी है? 1722 मीटर्स, ठीक है। ये गुरु शिखर पीक पूरे ही अरावली की हाईएस्ट पीक है, ना सिर्फ अरावली की बल्कि पूरे सेंट्रल इंडिया की ये हाईएस्ट पीक है। ये सब लिखवाया था आपको। फिर यहाँ पे कुछ रिवर्स लिखाई थी हमने आपको, बिल्कुल सही। अजमेर के पास से निकलती है लूनी नदी, जो कि एक इनलैंड ड्रेनेज का एग्जाम्पल है। व्हाट इज इनलैंड ड्रेनेज? हाँ, जो किसी समुद्र या झील तक नहीं पहुंच पाती है, अपने रास्ते में ही ड्राई, हाँ, सूख के खत्म हो जाती है, उसको इनलैंड रिवर्स बोलते हैं। लूनी इज इंडियाज लॉन्गेस्ट इनलैंड ड्रेनेज रिवर, ठीक है। ऐसे ही 2 नदियां बनाई थी हमने, मेज, मेज नहीं, बनास। ये बनास है और ये मेज है। ये दोनों ही किस में मिलती हैं? चंबल में, एकदम सही। चंबल की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? बनास रिवर। हैप्पी? ये सारा हमने पढ़ा था। और भी कुछ था क्या? इसका इंपॉर्टेंस लिखा, चलो चलो चलो, साबरमती। ये रही आपकी साबरमती, जो कि आपके कहां गिरेगी? गल्फ ऑफ खंबात में, ठीक है। साबरमती गुजरात की इंपॉर्टेंट रिवर है। हमारे गांधी जी का जो है आश्रम इसी के किनारे स्थित था। अभी हिस्ट्री पढ़ोगे, किसने बनवा के दिया था वो आश्रम? है उनके किसी दोस्त ने, क्या नाम था? अंबिका सारा भाई। अब देख लेना, हिस्ट्री उतनी ज्यादा अच्छी है नहीं हमारी, देख लेना फिर भी, है ना। तो फिर इसके हमने कुछ स्पेशलिटीज लिखाई थी, जैसे जैसे अरावली। ओके, अरावली ये तो सबसे पहले बोलना चाहिए था। हाँ, अरावली का नेचर की बात करें या स्ट्रक्चर, तो कैसा है? ये फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है। लेकिन ये कब बना था? ये प्री कैम्ब्रियन समय में, जिस वजह से आज ये इरोडेड हो चुका है। ऐसा माउंटेन जो एक्सटर्नल फोर्सेस द्वारा इरोड कर दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? रेलिक्ट माउंटेन, ठीक है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ रेलिक्ट माउंटेन। हाँ, फिर इसकी स्पेशलिटी लिखाई थी आपको। स्पेशलिटी कहें या इसकी जो है मजबूरी कहें, कि रेनफॉल कैसे होता है? मॉनसून विंड्स। देखो, अभी अरावली को छोड़ो, आप ये समझो बारिश कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली होती है साइक्लोनिक, दूसरी होती है कन्वेंशनल, और तीसरी होती है ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक, है ना। तो साइक्लोनिक, साइक्लोन्स के द्वारा जो वर्षा कराई जाती है वो, कन्वेंशनल जो हीटिंग की वजह से वर्षा हो वो, और ओरोग्राफिक जो माउंटेन्स की वजह से वर्षा हो उसको ओरोग्राफिक बोलते हैं। यहीं पर लगे हाथ एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन,
दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाली जो वर्षा का टाइप है वो कौन सा है? साइक्लोनिक। सेकंड कम्स ओरोग्राफिक, थर्ड कम्स कन्वेंशनल। ठीक है, अब ये फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। खैर देखो, तीनों ही में क्या होता है, बारिश कैसे होगी? सिर्फ एक ही कारण से होगी, क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से। जब बादल बनेंगे तभी बारिश होगी। बादल कैसे बनेंगे? जब हवा ठंडी होगी तो उसका कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होने से पानी की बूंदें बनेगी, और उन्हीं माइक्रोस्कोपिक बूंदों को, उसके ग्रुप को हम बादल कहते हैं। जब वो बूंदें और कंबाइन हो जाती हैं और वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि अब वो ग्रेविटी का असर उस पर होगा और नीचे गिरेगी आके, तभी बारिश होती है। तो आप जो बादल देखते हो वो माइक्रोस्कोपिक वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, बट वो इतनी हल्की हैं कि ग्रेविटी का असर नहीं है उनके ऊपर, वो आराम से हवा में तैर रही हैं, बरसती नहीं है। जब वो कंबाइन हो जाएंगी तभी बरसेंगी। ठीक है, तो भैया हमने क्या बोला, ये सब तो आम जनता को दिखाने वाली चीजें हैं। असली में होता क्या है, कैसे होती है बारिश? जब विंड्स आपकी ऊपर उठेंगी, ऊपर उठने से वो ठंडी होती जाएंगी, जिस वजह से बादल बनेगा और फिर बादल बरसेगा। तो साइक्लोन्स में क्या होता है, बताइए, पूछिए। अरे देखो, बिल्कुल बता देंगे क्लाउड सीडिंग, लेकिन अभी हम लोग यहां पर है ना, इसको समझते हैं। क्लाउड सीडिंग कुछ नहीं होता है, आप ना वो कुछ सॉल्ट्स होते हैं उनको छिड़कते हो बादल पे, तो वो कंडेंसेशन न्यूक्लियाई का काम करते हैं, जिस वजह से जो माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट थी वो जुड़ नहीं रही थी आपस में, वो जुड़ने लगेंगी और बूंद बहुत भारी हो जाएगी और गिरने लगेगी। और एक बार यदि रेनफॉल स्टार्ट हो जाए, फिर आपको बार बार सीडिंग नहीं करनी है, पूरा क्लाउड खाली हो जाएगा। ठीक है, कौन कराता है ऐसे वर्षा? सऊदी। सऊदी अरब कराता रहता है ऐसे वर्षा, और इसका साइड इफेक्ट इस बार उसने झेला, अनकंट्रोल्ड रेनफॉल, बाढ़ आ गई सऊदी में। ठीक है, अब इधर ध्यान देते हैं ना, इसको छोड़ते हैं। हवा जब ऊपर उठती है बच्चों, तो ठंडी क्यों होती है? फिजिकल ज्योग्राफी जिसको पढ़ना है वो ध्यान दे। हवा ऊपर उठती ठंडी क्यों होती है? देखो, कोई भी एयर पार्सल है ना, एयर पार्सल जब ये ऊपर उठेगा तो एटमॉस्फेयर की ऊपर की लेयर्स में प्रेशर कम होता है। इतना समझते हो ना, बचपन में पढ़ते आ रहे होगे। माउंटेन्स पे, हाई पीक पे जाने पे कुछ लोगों के नाक में से खून क्यों आने लगता है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो जो बारीक टिश्यूज हैं वो रप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं, और वहां वहां से खून आ जाता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाने पर क्या होता है? ये सब मुझे नहीं पता यार। ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता है। अब ये एयर पार्सल यदि ऊपर उठेगा, तो जब प्रेशर इसको कम मिलेगा तो ये फैलने की कोशिश करेगा ना, तो प्रोग्रेसिवली ये इसका एक्सपेंशन होता जाता है। और यदि किसी पार्सल का या किसी एक सिस्टम का एक्सपेंशन होगा तो उसका तापमान गिरने लगेगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है इसमें, एयर कंडीशनर में। आप बताइए, एयर कंडीशन कैसे काम करते हैं ये? क्या सर, कहाँ अरावली से शुरू हुए थे, एयर कंडीशन में पहुंच गए हैं? पानी। एयर कंडीशन कैसे काम करते हैं? उसका कंप्रेशर क्या करता है, गैस को कंप्रेस करता है, फिर वो गैस भेजी जाती है एक्सपेंडर में। एक्सपेंडर उसको सडनली माइक्रो सेकंड के अंदर एक्सपेंड कर देता है। इतनी सडन एक्सपेंड की वजह से उसका टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। फिर वही ठंडी ठंडी हवा इसके कॉइल में से हो, गैस कॉइल में से होके गुजरती है, जहां पर अपनी रूम जो एयर है वो उस कॉइल को टच कर रही है, तो रूम एयर भी ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो भैया इतना समझाना चाह रहे हैं कि जब भी एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर कूल डाउन होता है। ऐसे एसी देखने में दिखाई नहीं देगा कि उसके अंदर क्या चल रहा है। जब ये अ, ऐसे एयर राइज होगी तो इसका एक्सपेंशन होगा, जिस वजह से ठंडी होने लगेगी, और ठंडी होने पर कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। कंडेंसेशन क्या होता है? क्लाउड नहीं, कंडेंसेशन क्या होता है? प्योर केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ रहे हैं 9वीं क्लास की। आपका नाम क्या है भैया? अर्पित राठौर। अच्छा, आपने क्या किया हुआ है, मतलब कि ट्वेल्थ हो गया या अभी क्या ग्रेजुएशन कर रहे हो? कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर। ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हो? बीए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो आंसर करेंगे क्या? क्या, बिल्कुल सही जवाब। देखो, कंडेंसेशन क्या होता है, देखो बता रहा हूं मैं।
ये अपना पानी, ये कोई भी सब्सटेंस ले लो आप, कोई भी सब्सटेंस, हम एग्जाम्पल के लिए पानी ले लेते हैं, ठीक है। पानी जब जीरो से नीचे उसका टेम्परेचर रहेगा तो वो सॉलिड अवस्था में रहेगा, सॉलिड मतलब कि आइस। और जैसे ही जीरो के ऊपर पहुंचेगा उसका टेम्परेचर तो वो लिक्विड अवस्था में आ जाएगा, लिक्विड मतलब कि वाटर। और जब वो 100 डिग्री सेल्सियस से, दिख रहा है बहुत बारीक हो गया ये, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा तो वो गैसियस अवस्था में आ जाएगा, है ना, गैसियस स्टेज में। तो वाटर की गैसियस स्टेज क्या होती है, वेपर, वाटर वेपर, है ना। तो आइस से वाटर में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। वाटर से वेपर में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और वापस आना वेपर से वाटर में अथवा वाटर से आइस में, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो वापस कैसे आओगे, ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने पर आप मेल्ट हुए थे, वेपराइज हुए थे, तो टेम्परेचर घटाने पर कंडेंसेशन होगा, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे ये हवा है बच्चों, और इसकी ये कैपेसिटी है मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, हवा के अंदर होती है ना मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। आप कपड़े सुखाते हो तो उसका पानी कहां चला जाता है, विंड्स उनको एब्जॉर्ब कर लेती है ना। गर्मियों में ज्यादा देखा होगा आपने, क्योंकि होता क्या है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यदि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो विंड्स की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी, बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर सकती हैं। और यदि टेम्परेचर कम है तो विंड्स की कैपेसिटी भी कम हो जाती है, वो मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती हैं। आपने देखा होगा ना, सर्दियों में आप कपड़े निचोड़ के अच्छे से और धूप में डालते हो, फिर भी शाम तक नहीं सूखता है। और गर्मियों में छांव में भी डाल देते हो ना कमरे के अंदर, तो भी सूख जाता है। ऑल थैंक्स टू टेम्परेचर, किसका, हवाओं का टेम्परेचर। वो धूप की वजह से तो खैर सूख ही रहा है, अच्छी बात है, हवाओं का टेम्परेचर बहुत डिपेंड करता है। तो होता क्या है, जब ये, हाँ वो भी समझ लेंगे हम, जब ये एयर पार्सल नीचे है बिल्कुल सरफेस पे, तब इसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कुछ भी होगी एक्स वाई जेड, और टेम्परेचर है सपोज करो 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस टेम्परेचर पे इसके अंदर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कुछ भी है, मान लें कि 100 लीटर्स, उस 100 लीटर में इसने कितना सोख रखा है, 50 लीटर इसके अंदर पानी है, ठीक है। जैसे जैसे ये ऊपर उठेगा तो इसका टेम्परेचर डाउन होता जाएगा ना। देखें आप, वाटर ऐड नहीं किया है हमने हवा के अंदर, उसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो उस वजह से उसकी कैपेसिटी भी डाउन होती जाएगी, प्रोग्रेसिवली होती जाएगी। और किसी भी एक टेम्परेचर पे, सपोज करो 10 डिग्री सेल्सियस पे, उसकी जो कैपेसिटी है मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, वो बिल्कुल बराबर आ गई किसके, उसके अंदर मॉइस्चर जितना है उसके, ठीक है। अब यदि इससे और ऊपर गई ना विंड, तो उसका टेम्परेचर कम होगा, और जो एक्स्ट्रा पानी है वो अब वो होल्ड नहीं कर सकती है, तो वो कंडेंस होके पानी की बूंद बन जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसीलिए विंड जब ऊपर उठती है ना, तो वो प्रोग्रेसिवली ठंडी होती जाती है, और ठंडी होने की वजह से एक लिमिट के बाद फिर उसमें कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो माइक्रोस्कोपिक पानी की बूंदें आपको देखने को मिलती हैं। अब यदि इसमें मान लो पानी बहुत ज्यादा था हवाओं में, तो थोड़ा ही ऊपर उठ के कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा ना। और यदि पानी बहुत कम है तो इनको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, तब कहीं जाके कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। इसीलिए आप देखते हो गर्मियों में हवाएं ऊपर उठती जरूर हैं, लेकिन रेनफॉल नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर मॉइस्चर बहुत कम है, ठीक है। तो ये आया आपको समझ में। तो भैया साइक्लोन्स में क्या होता, तो कुल मिला के बारिश कराने के लिए आपको क्या चाहिए, विंड्स ऊपर उठनी चाहिए। चाहे कैसे भी करो, कुछ भी करो, हवाओं को ऊपर उठाओ तो ही बारिश होगी। साइक्लोन्स में क्या होता है, गर्म और ठंडी हवाएं आकर मिलती हैं, तो ठंडी हवा जमीन से चिपक जाती है और गर्म हवा को जबरदस्ती ऊपर उठा देती है वो। फिजिकल ज्योग्राफी में इसका मैकेनिज्म समझेंगे हम, कैसे दोनों मिक्स होते हैं और गर्म हवा प्रोग्रेसिवली ऊपर उठती जाती है। तो ऊपर उठेगी तो क्या होगा, कंडेंसेशन एंड रेनफॉल। तो इस वजह से साइक्लोनिक रेनफॉल बोला उसको, साइक्लोन्स की वजह से हवाएं ऊपर उठी थी। कन्वेक्शन में क्या होता है, धूप पड़ती है तो जमीन की सतह इतनी गर्म हो जाती है कि वो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं। ऊपर उठेंगी तो अगेन कूलिंग होगी और रेनफॉल होगा। ओरोग्राफिक में क्या होता है, ये विंड कहीं ऐसे जा रही थी और इसको सामने मिल गया पर्वत, ठीक है। तो अब ये पर्वत है, कोई छन्नी तो है नहीं है, मच्छर जाली जो आर पार निकल जाएगी हवा। हवा को मजबूरी में ऊपर उठना पड़ेगा क्योंकि उसको उस तरफ जाना है, और ऊपर उठेगी तो क्या होगा, कंडेंसेशन एंड रेनफॉल, है ना। तो इस प्रकार ओरोग्राफिक रेनफॉल हो गया वो।
ये तीन तरीके जरूर हैं, लेकिन बारिश केवल और केवल हवाओं के ऊपर उठने से ही हो रही है। आ रहा है ना समझ में? तो जो अरावली है हमारा, होता क्या है, जब मॉनसूनल विंड्स आती हैं, ये बेटा हम लोग कल पढ़ चुके थे इसलिए बहुत तेजी से जा रहे हैं। अरावली में जब मॉनसूनल विंड्स आती है ना, साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स, तो ये विंड्स ना अरावली के पैरेलल बहती हैं। अरावली इनको रोक ही नहीं पाता है। जब रोकेगा तभी तो ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा। यहां पे ओरो का मतलब क्या है? लैटिन भाषा में ओरो का मतलब होता है पर्वत। ठीक है, तो पर्वतों की वजह से होने वाली वर्षा ओरोग्राफिक वर्षा। तो अरावली बेचारा रोक नहीं पा रहा है हवाओं को, नो रेनफॉल। क्यों नहीं रोक पा रहा है? बिकॉज डायरेक्शन पैरेलल है। लेकिन हमने बताया था इसका जो सदर्न टिप है वहां पर ये हवाएं इजीली ट्रैप कर ली जाती हैं, क्योंकि सदर्न टिप काफी मोटा है, ब्रॉड है। इस वजह से इस पूरे अरावली को छोड़ दिया जाए तो यहां पर ढेर सारी वर्षा होती है। यहां पर ढेर सारी वर्षा होती है सदर्न टिप में। यहीं पर है आपका क्या? आबू हिल्स, है ना, राजस्थान का फेमस टूरिस्ट प्लेस। ठीक है, यहीं से एक नदी निकलती है वेस्ट बनास, रिवर्स में पढ़ेंगे। ये हमने पूरा अरावली से पढ़ लिया था और शायद लिख भी लिया था विंध्यन। आज हम लोग विंध्यन रेंज पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग विंध्यन रेंज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो लोग आज नए आए हैं उनके लिए जो है अच्छी बात है, नया टॉपिक। ठीक है बच्चों, ये है हमारा भारत, प्यारा भारत। हमने इसमें अभी पढ़ लिया है क्या? अभी अभी पढ़ के फ्री हुए हैं अरावलीज। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली माउंटेन रेंज कौन सी है। तो हमको अगली माउंटेन रेंज ऐसे मिलती है ये, और यहां है छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, हमको अगली माउंटेन रेंज मिलती है जो लगभग इसके पास से ही स्टार्ट होती है और छोटा नागपुर प्लेटू तक जाती है। कौन सी माउंटेन रेंज है ये? विंध्यन माउंटेन रेंज। विंध्यास क्या है? विंध्यंस आर ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, और यदि मैं एग्जैक्टली बात करूं तो विंध्यंस ना कोई माउंटेन है ही नहीं। आप देखोगे इसके आगे मुझे क्या मिलता है? मालवा प्लेटू मिलता है। तो विंध्यंस वास्तविक रूप से मालवा प्लेटू का सदन किनारा है। ठीक है, वो कोई एक माउंटेन है ही नहीं। देखो मैं इसका साइडवेज बनाता हूं। हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि कैसे ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। कंप्रेशन या टेंशन की वजह से फ्रैक्चर आता है और रिफ्ट वैलियां बनती हैं। ये फ्रैक्चर आया इस तरह से, है ना। हो सकता है ये बीच का पार्ट नीचे सबडक्ट कर जाए, है ना, ये सबडक्ट कर गया बीच वाला ब्लॉक। ये बेटा हम साइड से देख रहे हैं। जैसे मैं अर्थ की सरफेस को अगर ऊपर से देखूं तो दिस इज द टॉप व्यू, और यदि मैं साइड से देखूं तो दिस इज द साइड व्यू। तो यहां पर हमने माना कि कंप्रेशन हो रहा है, टेंशन भी मान सकते हो। एंड बाय द वे टेंशन की वजह से ही अपनी विंध्यास बने हैं। टेंशन हो रहा है, दो फ्रैक्चर आएंगे, बीच वाला ब्लॉक हो सकता है नीचे सबडक्ट हो जाए या वो वहीं रहे, साइड वाले ब्लॉक ऊपर उठ जाए। दोनों ही केस में क्या होगा? एक रिफ्ट वैली बनेगी। रिफ्ट वैली क्या होती है? एक सकरी नाली जैसी आकृति होती है। ऑब्वियसली नाली इतना तो नहीं, मतलब बहुत बड़ी होती है। तो यहां से खड़े इंसान को ये दीवारें दिखेंगी, है ना। इन दीवारों को क्या बोलोगे आप? ब्लॉक माउंटेन। बता चुके हैं ब्लॉक माउंटेन इन दोनों को ही। और इस पूरी गहरी नाली को क्या बोलोगे आप? रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली के दोनों किनारे ब्लॉक माउंटेन होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो विंध्यास है ना, वो एग्जैक्टली मैं बात करूं तो विंध्य के इस तरफ ये रहा मालवा प्लेटू। विंध्य का किनारा ये कहलाया मालवा का किनारा ये कहलाया आपका विंध्य, विंध्य माउंटेन रेंज। इसके बाद फिर नर्मदा की रिफ्ट वैली,
इसके बाद फिर पड़ता है हमारा सतपुड़ा माउंटेन बीच में, उसके बाद फिर से किसकी, ताप्ती की रिफ्ट वैली, और उसके बाद अजंता सतमाला, अजंता सतमाला। इस तरीके से हमको भारत में दो रिफ्ट वैलीज देखने को मिलती हैं। एक ये जा रही है आपकी नर्मदा, दिस इज ताप्ती, है ना। नर्मदा के इस तरफ मिलेगी विंध्य रेंज, नर्मदा और ताप्ती के बीच में मिलेगी सतपुड़ा रेंज, और ताप्ती के साउथ में मिलेगी अजंता सतमाला रेंज। ये सभी के सभी क्या है, ब्लॉक माउंटेन। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है ठीक है, तो ये विंध्य इसका ये सदन किनारा, ये मालवा इसका सदन किनारा कहलाया विंध्य रेंज, दिस इज नर्मदा रिफ्ट वैली, फिर बीच का ये कहलाया सतपुड़ा रेंज, और उसके बाद ये ताप्ती की वैली, और फिर उसके बाद अजंता और सतमाला रेंज। कुछ क्लियर हो रहा है? हाँ सब लिखवाएंगे, आज तक लिखवाई तो है मैंने। ऐसी कोई चीज जो मैंने पढ़ाई और लिखवाई ना हो, ऐसा हो सकता है? यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये भारत है, टेंशन हुआ इसमें, इसकी भारत की भूमि में, तो यहां पर ना रिफ्ट वैली बनी नर्मदा की और ताप्ती की। नर्मदा के ऊपर देखोगे मालवा है, मालवा का सदन किनारा, मैंने क्या बोला था, ये जो किनारे होते हैं खड़ी दीवारें, इनको ब्लॉक माउंटेन कह सकते हैं ना, तो मालवा का सदन किनारा क्या कहलाया, विंध्य माउंटेन रेंज। उसके बाद नर्मदा की रिफ्ट वैली, उसके बाद फिर सतपुड़ा मिल रहा है, ये रहा सतपुड़ा ब्लॉक, और उसके बाद फिर ताप्ती की रिफ्ट वैली, वो रही ताप्ती रिफ्ट वैली, है ना। और उसके बाद फिर ये महाराष्ट्र के डेक्कन प्लेटू स्टार्ट हो जाता है पूरा, इसी के शुरुआत में है अजंता और सतमाला रेंज। आ रहा है बात समझ में? कोई बहुत टफ चीज नहीं है? नहीं आ रहा? अच्छा आ रहा है। आपके आ रहा है अनिमेश जी? आपके? हाँ दोबारा बता रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं, हट मैं नहीं बता। चलो, मालवा का सदन किनारा हमारा कहलाता है विंध्य माउंटेन रेंज। मालवा के साउथ में है हमारी नर्मदा रिफ्ट वैली, नर्मदा के ठीक साउथ में है हमारा, नर्मदा के ठीक साउथ में है हमारा ये, दिस इज सतपुड़ा मैकल रेंज, और उसके बाद फिर पड़ती है ताप्ती रिवर की रिफ्ट वैली, और अगेन हमारा क्या है, ये सतमाला और ये अजंता रेंज। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बोला कि विंध्य पढ़ रहे थे ना हम, विंध्य ये कोई माउंटेन रेंज नहीं है, बल्कि ये मालवा प्लेटू का सदन किनारा है। ठीक है, ये एक इंटरस्टेट माउंटेन रेंज है जो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का सदर्न टिप छोटा सा, छत्तीसगढ़ और बिहार तक जाता है, और ये किसको जाकर टच करेगा, लगभग झारखंड के छोटा नागपुर प्लेटू को। तो आप देख रहे हैं ये कहां, गुजरात से लेकर लगभग बिहार तक, झारखंड की बॉर्डर तक जा रहा है। ठीक है, विंध्य माउंटेन ये कैसे बने हैं, तो ये ब्लॉक माउंटेन है, और जब नर्मदा रिफ्ट वैली बन रही थी उसी दौरान इनका निर्माण हुआ। नर्मदा रिफ्ट वैली कैसे बनी है, आपको हमने बताया था, दिस इज, हे ईश्वर, मैं जब भी कोशिश करता हूं ना कि आज जल्दी से जाऊंगा और ये सब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, मतलब एक्सपेक्ट करता हूं कि बच्चे जो है आंसर करेंगे, उसी दिन बच्चे जो है स्लो आंसर करते हैं। ये अफ्रीका है बेटा, है ना। अफ्रीका से ही कौन अटैच था, इंडियन लैंडमास, जो जाकर एशिया, ये बाद में यहां से हटके, यहां से रप्चर हो जाएगा, और यहां से हटके हमारा पूरा एशियन लैंडमास, इंडियन लैंडमास किससे अटैच होगा, एशिया से अटैच हो जाएगा। आज हम एशिया में तो आते हैं, है ना, एशियन कंट्री है ना हम, पहले अफ्रीकन हुआ करते थे, है ना लैंडमास हमारा बहुत समझदार है, उसने देखा यहाँ कोई स्कोप नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, चलते हैं एशिया के अंदर काश यार ऐसे घूम के अमेरिका चला गया होता, है ना, लाइफ ही अलग होती वीजा नहीं लेना पड़ता। बट कोई नाव थोड़ी ना है, वो लैंडमास है, जैसा टेक्टोनिक उसको ले जाएगी वैसे ही जाएगा। ठीक है, तो जब ये बच्चों, जब ये अब हमारा इंडियन लैंडमास एशिया की तरफ जा रहा था, तो इस पूरे लैंडमास की स्पीड यूनिफॉर्म नहीं थी, है ना, इसके अलग अलग भागों की स्पीड अलग अलग थी।
मतलब कि मोटे तौर पर यदि कहूं तो हो सकता है नॉर्दर्न हिस्सा तेजी से भागा और सदर्न हिस्सा उस स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाया। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि यदि मैं इस चीज को तेजी से खींचूंगा और ये उतनी स्पीड से बढ़ने नहीं दूंगा तो बीच में टेंशन जनरेट होगी ना। तो इस टेंशन की वजह से सबसे पहले बनी हमारी नर्मदा रिफ्ट वैली, और ये डिफरेंशियल स्पीड के साथ आगे बढ़ता रहा तो नर्मदा के साउथ में एक और रिफ्ट वैली बन गई, और वो है ताप्ती की रिफ्ट वैली। इन नर्मदा और ताप्ती की रिफ्ट वैली में जो बेचारा लैंडमास फंसा रह गया वो है सतपुड़ा, समझे आप। और नर्मदा के नॉर्थ में जो मालवा था बेचारा, उस मालवा का जो साउथ किनारा आपको दिख रहा है उसको आप बोलते हो विंध्यन। ठीक है, अब कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत भी, क्योंकि थोड़ा बहुत से ही जब हम लिख लेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अब देखो जरा, अगला क्वेश्चन आता है कि यहाँ कैसी रॉक्स पाई जाती हैं विंध्यास में। तो मैं आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूं, ये अरावली है ना, अरावली से शुरू करके कहां तक जाओ, ये छोटा नागपुर प्लेटू तक, इस बीच जो भी आपको रॉक्स मिले आप आंख बंद करके बोल देना कि इसमें लाइमस्टोन यानी कैल्शियम की अधिकता है, कैल्शियम रिच चट्टाने हैं ये। और ऐसा है भी, आप देखोगे विंध्या में जो कैमूर रेंज है उसको लाइमस्टोन का भंडार बोला जाता है। भारत के सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्रीज यहाँ पे लोकेटेड हैं, सीमेंट बनता है ना यहाँ पे। ठीक है, पूरे ही इस क्षेत्र में आपको लाइमस्टोन से भरी हुई रॉक्स मिल जाएंगी। तो चाहे तो मैं मालवा की बात करूं, चाहे मैं विंध्यास की बात करूं, चाहे इवन बघेलखंड प्लेटू की बात करें, अभी आएगा बघेलखंड प्लेटू, ये मैंने बहुत जनरल डायग्राम बना दिया है, अभी प्रिसाइज बनाते हैं। चाहे मैं बघेलखंड प्लेटू की बात करूं, सब में मुझे कैसी रॉक्स मिलेंगी, लाइमस्टोन रॉक्स, कैल्शियम रिच लाइमस्टोन रॉक्स। ठीक है, लेकिन ऊपर से देखने पर ऐसा कुछ नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मीसोजोइक समय में एक घटना हो रही है, यहां महाराष्ट्र के आसपास यहां पर रप्चर होते हैं थोड़े बहुत, और यहां से लावा निकलना स्टार्ट होता है। ये लावा पूरे इतने क्षेत्र को भिगा देता है, इतने पूरे क्षेत्र को ये भिगा देता है। मतलब कि नीचे कोई भी रॉक्स हो उसे कोई मतलब नहीं है, ऊपर उसने अपनी परत जो है बिछा दी है पूरी। जो लोग नए आए हैं, लावा दो टाइप का होता है, एसिडिक और बेसिक। लावा क्या है? जो अर्थ के नीचे से निकल रहा है। ठीक है, एसिडिक लावा जो होगा वो बहुत चिपचिपा होता है और वो जैसे ही निकलता है वहीं पे कलेक्ट हो जाता है माउंटेन के रूप में। वहीं बेसिक लावा वो बहुत पतला होता है, जैसे ही वो निकलता है वो पानी की तरफ फैल जाता है। तो ये बेसिक लावा था आपका, और ये पानी की तरफ फैला और उसने पूरे इतने क्षेत्र को भिगा दिया। तो भले ही नीचे लाइमस्टोन वाली चट्टाने हो, ऊपर कौन सी चट्टाने मिलेंगी? बेसाल्टिक लावा वाली चट्टाने, और ये सभी के सभी काली मिट्टी से बना मिलेगा आपको। ये कौन सा लावा है? बेसिक लावा, यानी बेस रिच लावा। बेसिक लावा से कौन से रॉक्स बनेंगी? बेसाल्टिक रॉक्स। बेसाल्टिक रॉक्स, बेसाल्टिक रॉक सॉइल कैसे बनती है? सॉइल कैसे बनती है? जो चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, उनका क्लाइमेट की वजह से, इरोजन शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो रॉक्स हैं उनका क्लाइमेट की वजह से जो वेदरिंग हो जाती है उसके ऊपर सरफेस की, उस वेदरिंग से जो छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं वही तो मिट्टी है ना। उदाहरण के तौर पर यदि मैं ऐसे एक ये कोई रॉक रख दूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे इस पर धूप पड़ रही है बेचारी पे, अभी किसी ने इसको हाथ नहीं लगाया है, धूप पड़ रही है। आप मुझे बताओ इस धूप को सबसे ज्यादा कौन झेलेगा? रॉक की ऊपरी लेयर झेलेगी ना, पूरा ही टेम्परेचर। ये कोई रॉक है, कोई कांच तो है नहीं है कि वो सनरेज पूरा नीचे तक चली जाएगी, नहीं जा पाएगी ना, वो ऊपरी लेयर पे ही टकरा के वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, और ये बेचारी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। जब भी कोई चीज मेल्ट होती है या गर्म होती है तो उसकी आदत होती है फैलने की, और जब भी कोई चीज ठंडी होती है तो उसकी आदत होती है सिकुड़ने की। तो धूप दिन के समय इसमें प्रेशर जनरेट हो रहा है इस तरफ फैलने के लिए, रात के समय ये चंदा मामा निकाल दिए, ये ठंडी होगी है, तो सबसे पहले ऊपर की लेयर ही ठंडी होगी, क्योंकि हीट रिलीज करने का इसको मौका मिलेगा, नीचे की लेयर्स को नहीं मिल पाएगा उतना, तो ये सबसे ज्यादा ठंडी हो जाएगी। तो रात के समय बेचारी ये सिकुड़ना शुरू कर देगी। ओवर द टाइम, दिन में एक्सपेंशन, रात में कॉन्ट्रैक्शन, ये बेचारी अपनी मेन रॉक से अलग हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा ना, घर के बाहर कुछ कोई पत्थर या पटिया वगैरह रखी रहती है, उसकी ऊपर की परत आप इजीली हटा सकते हो, उसको रख देना, कई सालों तक छोड़ देना, तो परत दर परत आप उसको जो है उसको प्याज की तरह छील सकते हो। ऑल थैंक्स टू दिस प्रोसेस।
ठीक है। ओवर द टाइम ये ऊपर की लेयर भी ना, इसमें धूप पड़ रही है, और जो भी पत्थर होते हैं ना उनके अंदर ढेर सारे मिनरल्स होते हैं। मतलब किसी एक मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा नहीं होता कि उसको इकोनॉमिकली इस्तेमाल कर सकें, ढेर सारे मिनरल्स होते हैं, और हर मिनरल की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। कोई धूप पाके उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, बहुत देर में बढ़ रहा है, किसी का जरा सी रोशनी पड़ी टेम्परेचर बढ़ गया। तो यानी कि कोई मिनरल ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, कोई कम कर रहा है। तो सेम प्रोसेस इस लेयर के अंदर भी चल रही है मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो अगर आप 10 साल रुकोगे ना, तो ये पूरी जो लेयर है ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगी। और इसको किसी ने भी हाथ नहीं लगाया है, ये सिर्फ क्लाइमेट की वजह से, सॉरी वेदर की वजह से हुआ है। इसको बोलते हैं वेदरिंग। आपने शब्द का इस्तेमाल किया था इरोजन का। इरोजन किसी एजेंट के द्वारा किया जाता है। जैसे नदी बहे तो वो उसको छीलते हुए चलेगी अपनी सतह को, जिसके ऊपर बह रही है वो, है ना। कोई विंड अगर वो बह रही है तो वो जिस सतह से टकराएंगी उसका इरोजन करेंगी। इरोजन किसी एजेंट के द्वारा किया जाता है। वेदरिंग ये वेदर की वजह से अपने आप होने वाली क्रिया है, इसमें कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है। तो रॉक्स की वेदरिंग से ही क्या बनेगी, सॉइल बनेगी। ठीक है। जैसी चट्टान होगी, जैसी रॉक होगी, वैसी सॉइल बनेगी ना। तो बेसाल्टिक रॉक्स के वेदरिंग से बनती है ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल बनती है, ब्लैक सॉइल। तो जहां जहां पर ये लावा फैला हुआ है वहां कैसी सॉइल मिलेंगी, ब्लैक सॉइल। ठीक है। पूरे सतपुड़ा में कौन सी सॉइल मिलेगी, ब्लैक सॉइल। पूरे महाराष्ट्र में कौन सी सॉइल मिलेगी, ब्लैक सॉइल। मालवा में कौन सी सॉइल मिलेगी, ब्लैक सॉइल। लेकिन अगर इस सॉइल को और इस लावा की पूरी लेयर को आप यदि हटा सको, आपके पास हो अगर टेक्नोलॉजी, तो आप नीचे क्या पाओगे, वही लाइमस्टोन वाली चट्टाने पाओगे आप। ठीक है। सेम ये लावा यहां भी फैला है काठियावाड़ में और कच्छ में, तो यहां भी कौन सी सॉइल मिलेगी, ब्लैक सॉइल। ठीक है। तो यहां पे मैंने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। पहला डिस्कस किया कि विंध्य हमारा क्या है, कैसे बना, और यहां पर क्या क्या रॉक्स पाई जाती हैं। तो देखो, विंध्य क्या है, दिस इज अ ब्लॉक माउंटेन। कैसे बना, जब नर्मदा रिफ्ट वैली बन रही थी उसी दौरान बना है। अर्थात 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 विंध्य कोई माउंटेन नहीं है अपने आप में, वो सिर्फ और सिर्फ मालवा प्लेटू का सदन किनारा है। ठीक है। अगला, यहां पे कौन सी रॉक्स पाई जाती हैं, तो यहां पे लाइमस्टोन वाली, कैल्शियम रिच लाइमस्टोन रॉक पाई जाती हैं, विशेष करके कैमूर रेंज। विंध्य क्या है, 3 नामों से आगे बढ़ता है, ये इतनी कॉन्टिन्यूस रेंज नहीं है, टुकड़ों टुकड़ों में आगे चलती है। सिर्फ इतने हिस्से को विंध्य बोलते हैं, इसके बाद इतने हिस्से को भनरर भनरर या भांडेर रेंज बोलते हैं, और इसके बाद इतने हिस्से को कैमूर रेंज बोलते हैं। तो ये कैमूर अपने चूना भंडारों के लिए फेमस है। मतलब कि फावड़ा निकाल लगाओ और चूना निकल आया, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ रॉक्स की बात कर रहा हूँ, वो तम्बाकू में लगाने वाले चूने की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। अब इसका थोड़ा सिस्टमेटिक डायग्राम बना लेते हैं, बहुत हो गया। अब यहाँ पे एक सिंपलिस्टिक डायग्राम बनाता हूं और उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। ये है हमारा मालवा प्लेटू। ठीक। मालवा प्लेटू का सदन किनारा क्या कहलाएगा बच्चों, मालवा प्लेटू का सदन किनारा कहलाएगा विंध्य रेंज। ठीक है। विंध्य रेंज हमारी कुल 3 नामों से आगे बढ़ती है। गुजरात से लेकर के आपके कहां तक, दमोह तक, ये पूरा कहलाती है विंध्यन या विंध्यांचल। विंध्यांचल या विंध्यन, विंध्यन रेंज बोल दो आप इसको। दमोह से लेकर पन्ना तक, ये डी लगा दिया मैंने, डी, ये गुजरात। दमोह पन्ना, पन्ना तक आपकी कहलाती है ये भनरर रेंज, भनरर। और पन्ना से लेके भानरेर, भनरर, डी कहां मिला, अच्छा ओरिएंट वाला देख रहे होगे, भांडेर लिखा हुआ है, असंभव, भनरर लिखा है। मध्य प्रदेश निकालिए,
भनरर रेंज, साफ तो लिखा है भनरर रेंज। क्या कर रहे हो आप लोग? अच्छा ये लेटेस्ट। ये देखना क्या लिखा है। पन्ना से लेकर के पूरे हजारीबाग तक ये कहलाती है आपकी कैमूर रेंज। लिखे हैं यहाँ पे हजारीबाग। ये कहलाती हैं कैमूर रेंज। ठीक है। सभी लोग अपने अपने एटलस में देखो जरा, ऐसा कुछ है भी कि मैं झूठ पढ़ा रहा हूं? देखो। अच्छा एटलस नहीं है। हाँ एमपी। ये पीछे भेज देना। भांडेर या भनरर दोनों एक ही नाम है, ठीक है। बता रहे हैं, भांडेर प्लेटू भी है। इसी के ऊपर जो प्लेटू लिखा हुआ है ना, वो भांडेर प्लेटू लिखा हुआ है ना। सभी को मिली रेंजेस। हाँ जी। एटलस में दो मैप होते हैं, पॉलिटिकल और फिजिकल। और ये जो माउंटेन्स के जो नाम है, ये फिजिकल मैप में मिलेंगे, यानी ऊपर वाले मैप में मिलेंगे। हाँ इसमें मिलेंगे आपको विंध्यन और भानरर रेंज और कैमूर रेंज। उनको बता दीजिए। हाँ 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 ठीक है ठीक है। मिल गया सभी को। वो देखो न्यूज़पेपर चल रहा है, बड़े बड़े लोग हैं। ये लो। एक्चुअली क्या है, मैं डिसिप्लिन खराब कर रहा हूँ आप लोगों को एटलस दे के, इसलिए मैं नहीं देता। दे दो, पीछे दे दो। मिला है ना। मिल गया। इतना क्या उसमें अध्ययन कर रहे हो आप लोग? हैं मतलब मैं भी 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा तो उससे देखे ही जा रहे हो आप लोग उसको। कुछ स्पेशल है क्या उसमें? मिला है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर बच्चों एग्जैक्टली बात करें, ये मालवा का किनारा है, यहां पर मुझे लाइमस्टोन रॉक्स मिलेंगी। विशेष करके कैमूर की बात करें, ये अपने लाइम लाइम रिजर्व के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके आप देखोगे इस तरफ मिलता है, ये विंध्यन के इस तरफ मिलता है मुझे बघेलखंड प्लेटू। तो यहां मैं बना नहीं रहा हूं, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इस तरफ मिलता है बघेलखंड प्लेटू। ठीक है। बघेलखंड को विंध्य का स्कारपलैंड भी बोल देते हैं। ठीक है जाने दो। ये यहां से आपकी रिवर बह रही है नर्मदा। नर्मदा के साउथ में कौन सी माउंटेन रेंज है? सतपुड़ा। सतपुड़ा मैकाल बोलते हैं इसको। ये सतपुड़ा हुआ, ये मैकाल प्लेटू हुआ। और इसके साउथ में कौन सी रिवर बह रही है? ताप्ती। ये डायग्राम बना लो सुंदर सा। जल्दी से हेडिंग डालेंगे विंध्यन माउंटेन रेंज। अच्छा अच्छा, एक चीज और, एक रिवर और देखो जरा। आप लोगों को मैंने मगध प्लेन पढ़ाए थे, याद आ रहा है कुछ? मगध प्लेन कहां थे? सोन के ईस्ट में ये रही हाँ ये रही आपकी सोन रिवर। अब वो ऐसे कट जाएंगे पूरे। ये इस तरीके से जाती है सोन रिवर। ये कैमूर रेंज के इस तरफ रहती है मजबूरन। ठीक है। और ऐसे जाके फाइनली किस में मिल जाएगी? गंगा में। ठीक है। तो बना रहने दें ऐसे। हेडिंग डालेंगे विंध्यन रेंज और ये डायग्राम बनाएंगे।
सोन इसके जैसे जैसे ये मुड़ रही है, सोन वैसे वैसे मुड़ेगी ना। मतलब कुछ ज्यादा जनरल नहीं हो गया? मतलब आपने कैमूर ऐसे बनाया, सोन ऐसे बना दी, और क्या है? अरे अब तो ऐसे ही जाएगी सर वो। मेरे ख्याल से सब सबने ही ऐसा किया क्या? वाह, बढ़िया बना है, शानदार। एक्चुअली चश्मा लगा हुआ है मुझे, तो दूर का दिखता नहीं है, तो मैं किसी का भी वाह बोल देता हूँ। हो गया, लिखिए इसमें। NRER, भनरर। हाँ, लिखेंगे इसमें। विंध्याज आर, विंध्याज, विंध्याज आर ब्लॉक माउंटेन, विंध्याज आर ब्लॉक माउंटेन which were created, which were created during during the formation of, which were created during the formation of Narmada Rift Valley. Narmada Rift Valley. Next point. Therefore, therefore, comma, in reality, in reality, क्या है ये, विंध्य, in reality, Vindhyas are southern edge of, विंध्यास आर सदर्न एज ऑफ मालवा। हाँ, सदर्न एज, एज माने किनारा, EDGE, एज, सदर्न एज ऑफ विंध्यास, मालवा प्लेटू, सदर्न एज ऑफ मालवा प्लेटू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। विंध्यन, देखो जरा एक मिनट सुनो, वाटर डिवाइड क्या होता है? और इसकी तो वीडियो भी बनी है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो। जितने बच्चे हैं उतने लाइक तक नहीं है मेरी वीडियो पे। मैं समझ सकता हूँ कितना तुम लोग जो है पसंद कर रहे हो मेरी क्लासेस को। उनमें से एक लाइक तो मेरा है, एक पापा के मोबाइल का है। समझ रहे हो आप? वाटर डिवाइड क्या होता है? एक ऐसी ऊंची उठी हुई स्थलाकृति जिसके दोनों ओर का जो पानी है वो मिक्स नहीं हो रहा है। ठीक है, उदाहरण दिया था हमने, ऐसे अरावली दिया था, तो अरावली के ईस्ट का पूरा पानी गंगा में कलेक्ट होता है और वेस्ट का पूरा पानी इंडस में कलेक्ट होता है ना? तो ऐसे ही जो विंध्य रेंज है ना, ये एक चीज के लिए पूरा ऑल इंडिया फेमस है। ये पूरे ही इंडिया को दो भागों में बांटती है। इसके साउथ, इसको बोलते हैं, आप क्या बोलोगे इसको, वाटर डिवाइड बिटवीन नॉर्दर्न प्लेन्स एंड सदर्न इंडिया। ठीक है, विंध्य के बाद ही आपका साउथ इंडिया स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ का पूरा ही पानी साउथ में जाएगा, कहीं भी जाएगा, नॉर्थ की नदियों में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको हटा दो, सोन को एक्सेप्शन। ठीक है, तो विंध्य का पूरा ही पानी जो है नीचे वाला सब नीचे ही रहेगा, इसीलिए विंध्य को आप बोलते हो ए वाटर डिवाइड बिटवीन नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया। लिख लोगे इसमें, विंध्यास आर इंटर स्टेट माउंटेन रेंज, mountain range which are extended in, which are extended in Gujarat, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़
लिखते जा रहे हो ना? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, और क्या है ये, बिहार एंड झारखंड। ठीक है, लिखेंगे झारखंड। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, विंध्यास, विंध्यास वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग मियोसीन, मियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन। ये मियोसीन कब आया था यार? ओके, विंध्यास वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग मियोसीन पीरियड, therefore they have been they have been eroded eroded by rivers and winds extensively. हाँ, rivers and winds extensively. Thus Vindhyas are considered as relict mountain, relict, relict माने बचा कुचा, है ना? relict mountain range। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, विंध्यास आर नॉट, विंध्यास आर नॉट ए कंटिन्यूअस चेन, आर नॉट ए कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन्स। हाँ, नॉट ए कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन्स, rather it can be divided into, rather it can be divided into 3 sections। ठीक है, तो बेटा तीनों सेक्शंस के नाम लिख लो, एक एक लाइन में, एक के नीचे एक। पहला लिखोगे विंध्याचल, 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 डैश करके कहां से कहां तक जाएगा ये? गुजरात से दमोह तक, तो गुजरात टू दमोह, दमोह एक जिला है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, दूसरा है आपका भनरर, भनरर, भनरर जाता है आपका दमोह से पन्ना। बेटा भनरर रेंज लिखेंगे, है ना? आर कर लेना, भनरर के बाद आर डॉट ऐसे करके, आर स्टैंड फॉर रेंज, है ना? दमोह टू पन्ना, इनफैक्ट भनरर रेंज को पन्ना रेंज या दमोह रेंज भी बोल देते हैं। ठीक है, और फिर है कैमूर रेंज, सबसे फेमस कैमूर, KAIMUR, कैमूर रेंज। कहां से कहां तक? पन्ना से हजारीबाग, हजारीबाग झारखंड में है। अब यहां की रॉक्स की बात कर लें, कौन सी रॉक्स हैं? कैल्शियम रिच लाइमस्टोन रॉक्स लिखेंगे। बीइंग ए पार्ट ऑफ मालवा, बीइंग ए पार्ट ऑफ मालवा, विंध्यन रेंज is rich in calcium, calcium and limestone rocks, limestone rocks, specially Kaimur range, Kaimur range is famous for, is famous for its its calcium deposits,
which has given which has given birth to birth to several cement industries in this belt. Given birth to several cement industries in this belt. बूझे, समझ में आया? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम इसमें? हो गया पूरा। नेक्स्ट लिख लोगे, एवरेज एलिवेशन ऑफ विंध्यास, एवरेज एलिवेशन ऑफ विंध्यास इज अबाउट 350 टू 350 से 600 मीटर। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन लिखोगे बेटा, गुडविल पीक, गुडविल पीक, गुडविल सद्भावना है ना, गुडविल पीक, गुडविल पीक ब्रैकेट में 752 मीटर्स। क्या हुआ? हाँ, 752 मीटर्स इज हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्यन रेंज। कहां पर है गुडविल पीक? सतना, सतना लिख लो कहीं भी ब्रैकेट में, सतना। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं इसमें से पूरा ही समझ में आया होगा आपको। अभी भी कोई शंका हो तो पूछो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर फिर वो बाद में जाके वो बहुत बड़ा जो है मिसकंसेप्ट बन जाएगा, फिर क्या मतलब है। आया ना समझ में? आया आपको? ठीक, आपको तो आ ही गया होगा। आ गया? हाँ, ओके। ब्लैक सॉइल का पहले उनका आंसर दें, फिर आपका देते हैं। मियोसीन पीरियड, आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ी थी हमने, पढ़ाई तो थी एक दिन, है ना? हाँ, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक, फिर उसमें ऐसे करके, तो उसी में एक समय आता है, एक टाइम पीरियड जिसका नाम है मियोसीन, तो उसमें बनी है, जो कि बहुत पुराना कंसीडर कर सकते हो आप। ठीक है, अगला देखोगे आप, क्या बोल रहा था मैं, हाँ आप बोल रहे हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल यहां पर क्यों नहीं है, उसका कारण है, ब्लैक सॉइल यहां पर क्यों नहीं है उसका कारण है, आप देखेंगे ये मालवा ना इतने पूरे पे ब्लैक छाया हुआ है ना, इस पर ब्लैक, इवन इस पर भी ब्लैक, और इस पूरे पे ब्लैक छाया हुआ है। लावा था ना ये, मैंने क्या बोला, विंध्यास आर सदर्न एज ऑफ मालवा। नीचे से कौन सी चट्टानें दिखेंगी आपको? लाइमस्टोन वाले। ठीक है, नहीं, इसमें विंध्यास में आपको लाइमस्टोन ज्यादातर चट्टानें मिलती हैं, बेसाल्टिक बहुत कम मिलती हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम। अगला हमारा माउंटेन रेंज है सतपुड़ा। अगली हमारी माउंटेन रेंज है सतपुड़ा। एक अच्छा डायग्राम बनाया था इसका, ये रहा सतपुड़ा माउंटेन रेंज। ठीक है, सतपुड़ा को हम बोलते हैं सतपुड़ा मैकल माउंटेन रेंज। आज इसमें कुछ ज्यादा लिखेंगे नहीं, समय हो चुका है वैसे भी, तो समझ लेते हैं इसको। सतपुड़ा मैकल बोला जाता है इसको, क्यों बोला जाता है? बिकॉज इसका एक पूरा सेक्शन ये सतपुड़ा रेंज है, और इसके ईस्टर्न किनारे पर हमको रखा मिलता है मैकल प्लेटू, इसलिए इसको कलेक्टिवली बोला जाता है सतपुड़ा मैकल प्लेटू। आप अपने एटलस में देखोगे, मतलब कि अगर मेरा है तो मेरे वाले में देखोगे आपको मध्य प्रदेश के साउथ में, फिजिकल मैप में देखना बच्चों, मध्य प्रदेश के साउथ में आपको एक माउंटेन रेंज मिलेगी,
चलो जो मैप में देखना जो है पसंद नहीं करते हैं वो इधर देखेंगे फिर। ठीक है, ये मध्य प्रदेश है बच्चों। मध्य प्रदेश के इस तरफ क्या मिलेगा? छत्तीसगढ़, नेचुरल सी बात है ना। नीचे क्या मिलेगा? महाराष्ट्र। वेस्ट में क्या मिलेगा? गुजरात मिलेगा, केवल इतने सेक्शन पे, अदरवाइज ऊपर आपका क्या है? राजस्थान। ठीक है, तो हमारी सतपुड़ा ना एक इंटर स्टेट माउंटेन रेंज है। इंटर स्टेट मतलब जो एक से ज्यादा स्टेट में फैली हुई हो। ये शब्द काफी बार इस्तेमाल कर चुके हैं ना। तो हमारी सतपुड़ा ना गुजरात से शुरू होती है और कहां तक जाती है? ये छत्तीसगढ़ को जरा सा टच करेगी। क्यों करेगी? ये यहां पर ना एक ऐसे क्रिसेंट शेप का मुझे एक प्लेटू मिलता है ना। इस प्लेटू के जो ईस्टर्न ढाल हैं, ईस्टर्न जो किनारे हैं, वो छत्तीसगढ़ को टच करते हैं। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे ये कहां से शुरू होता है? महाराष्ट्र, और कहां तक जाता है? छत्तीसगढ़ तक। थोड़ा सा हिस्सा इसको किसको टच कर रहा है? गौर से देखो, उसे महाराष्ट्र बोल दिया मैंने। गुजरात से शुरू करके छत्तीसगढ़ तक इसको टच करता है। ये एक इंटरस्टेट माउंटेन रेंज है। यूपीएससी में सिर्फ एक क्वेश्चन इसी बात का आ गया था कि सतपुड़ा के बारे में कुछ 3 स्टेटमेंट दिए थे, उनमें से एक था कि एक इंटरस्टेट माउंटेन रेंज है। उस क्वेश्चन के पहले तक बच्चों को लगता था कि सिर्फ मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। जब बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया और घर जाके चेक किया एटलस में, तो पता पड़ा वो यहां से स्टार्ट होती है, गुजरात से। खास करके एमपीपीएससी वाले बच्चों ने सही कर दिया था वो क्वेश्चन। क्यों कर दिया था? एमपीपीएससी में सतपुड़ा रेंज हम बहुत शिद्दत के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें पूरे मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जाके। तो ये आपकी गुजरात से स्टार्ट होती है। थोड़ा सा सेक्शन किस में जाता है? महाराष्ट्र में। टोटल 1200 किलोमीटर फैली हुई है ये। 1200 में से 900 किलोमीटर हमारे, 1200 मतलब 1200, शायद कोई अगर ब्रिटेन से आया हो तो क्या पता तो 1200 किलोमीटर के लिए फैली हुई है। आउट ऑफ 1200, 900 हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसलिए मिसकंसेप्शन है बच्चों के अंदर कि केवल और केवल मध्य प्रदेश में है, ऐसा नहीं है। इसका काफी सारा पार्ट इसके बाहर भी है। ठीक है, तो यहां मैंने क्या सीखा? यहां मैंने ये सीखा कि ये नर्मदा के साउथ में जो माउंटेन रेंज मिल रही है वो हमको, उसे हम कहते हैं सतपुड़ा मैकल रेंज। ये एक इंटरस्टेट माउंटेन रेंज है जो काफी सारे स्टेट्स में फैली हुई है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, इसको हम सतपुड़ा मैकल क्यों कहते हैं कलेक्टिवली? बिकॉज ये एक माउंटेन रेंज सतपुड़ा प्लस एक प्लेटू, मैकल प्लेटू, इससे मिलके बनी है ये। ठीक है, दूसरा इसकी लेंथ की बात करें तो ये बता ही दिया मैंने, 1200 और 900। ठीक है, ये वेस्ट में सकरी है, नैरो है, और ईस्ट आते आते ये ब्रॉड होती जाती है। और इनफैक्ट ईस्टर्न किनारा आप देखोगे तो ये तो भैया पूरा प्लेटू है, सबसे ज्यादा ब्रॉड है ये एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था है कि सतपुड़ा रेंज वेस्ट में ब्रॉड है, ईस्ट में ब्रॉड है, ऐसे करके। तो आप खुद ही बताओ ना, ईस्ट में ब्रॉड है और पीछे आते जाएंगे तो सकरी होती जाएगी। तो अब इसको यहां मैंने देखा, मैं 2 सेक्शन में बांट सकता हूं, सतपुड़ा सेक्शन और मैकाल सेक्शन। ठीक है, केवल सतपुड़ा का अध्ययन करें अभी। ठीक है, ये तो पूरा ही चला जाएगा। और केवल सतपुड़ा का अध्ययन करते हैं तो बच्चों आप सतपुड़ा को टोटल 2 भागों में बांट सकते हो। एक है वेस्टर्न सतपुड़ा और फिर एक है ईस्टर्न सतपुड़ा। ठीक है, और उसके बाद तो मैकाल रेंज आ ही जाएगा। कहां से कहां तक? गुजरात से लेकर बुरहानपुर, ये नीचे बुरहानपुर है, ऊपर खंडवा है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है। तो आप या तो गुजरात से बुरहानपुर, गुजरात से खंडवा बोलो या गुजरात से बुरहानपुर बोलो, बात एक ही है। इतना पूरा सेक्शन कहलाता है वेस्टर्न सतपुड़ा। और हरदा से लेकर के सिवनी तक ये पूरा कहलाता है ईस्टर्न सतपुड़ा। समझ में आया? इस वेस्टर्न सतपुड़ा को देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या है। यहां पर कुछ रेंजेस मिलती हैं। पहली माउंटेन रेंज है राजपीपला। देखो बातें नहीं करेंगे, राजपीपला एक्चुअली में है क्या? ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजें हैं, 1-2 फैक्ट अगर मैं भूल गया तो फिर बैठे रहना। राजपीपला रेंज, राज
नाम तो सुना ही होगा। पीपला, राजपीपला रेंज। ठीक है, अगली रेंज है हमारी बड़वानी रेंज। राजपीपला कहां से शुरू होती है? गुजरात से। कहां तक जाएगी? यहां मध्य प्रदेश से कौन सा जिला है? बड़वानी। ठीक है, बड़वानी के बाद बड़वानी के बाद ये आपका ये कौन सी रेंज है? बड़वानी रेंज इटसेल्फ, इसका नाम है बड़वानी रेंज। जिले का भी नाम बड़वानी ही है ना। ठीक है, इसके बाद अगली रेंज है आपकी अखरानी रेंज। ये किसी हीरो का नाम नहीं है। अखरानी रेंज, अखरानी, अखरानी। ठीक है, और इसके बाद अगली रेंज है बीजागढ़। अगली रेंज है बीजागढ़। बीजा, बीजा, अरे गर्ह, बीजागढ़, इसी को बिजलगढ़ भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली रेंज है असीरगढ़। अये है, ओए होए। असीरगढ़, असीरगढ़ का किला मुझे कहां मिलेगा? इसी असीरगढ़ रेंज में। इसी को बोला जाता था क्या? गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। अगर आपको दक्षिण भारत में राज करना है तो असीरगढ़ का किला आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक है, अकबर ने भी अपनी जिंदगी का आखिरी आक्रमण यहीं किया था। ठीक है, उसके बाद वो काफी बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने कहा भैया ले चलो वापस फालतू में फैंटम बनने के चक्कर में। तो ये कितनी हो गई टोटल? 1 2 3 4 5। ये पूरा कितने में आएगा? वेस्टर्न सतपुड़ा में। कहां से फैला, कहां से कहां तक? गुजरात से लेके बुरहानपुर तक। ये देखो, ये जो आपका है ना, ये बुरहानपुर है बच्चों। ठीक है, बुरहानपुर पहले खंडवा का पार्ट था। ये इतना इतना सेक्शन अगर मैं करूं ना, इतना इतना सेक्शन यदि करूं ना, ये पूरा खंडवा हुआ करता था किसी समय में। बाद में खंडवा को काटकर बुरहानपुर एक नया जिला बनाया गया। अब खंडवा ऊपर है। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा? गुजरात से लेकर के खंडवा कह दूं या बुरहानपुर, यहां तक है वेस्टर्न सतपुड़ा। इसके बाद अगला स्टार्ट होता है ईस्टर्न सतपुड़ा। उसमें क्या क्या आ जाएगा? ये महादेव रेंज। ठीक है, महादेव रेंज। और ये इसके नीचे गवालीगढ़ रेंज। गवालीगढ़ आपकी ये यहां तक जाती है, गवालीगढ़ रेंज। नाम लिख देता हूं मैं, महादेव रेंज। ये है गवालीगढ़ या ग्वालीगढ़। देखना स्पेलिंग क्या लिखा है उसमें। ग्वालीगढ़ नहीं मिला? अरे ग्वाली है ना। अच्छा गवाली है, मैं इसको आज तक ग्वाली बोलता आ रहा हूं। ग्वालीगढ़ ही है भाई वो। ठीक है, इन दोनों रेंज के बीच में बच्चों इधर देखेंगे, इन दोनों रेंज के बीच में मुझे एक प्लेटू मिलता है। क्या नाम है उस प्लेटू का? बैतूल प्लेटू, एकदम सही जवाब। उसमें बना है क्या? इस तरफ मिलता है मुझे छिंदवाड़ा प्लेटू, है ना। मध्य प्रदेश के पुराने प्रधानमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से ही थे। सॉरी वो ठीक है, तो ये बेटा किसी कांग्रेसी ने सुन लिया ना, मेरे नाम का फतवा जारी हो जाएगा। इस आदमी को निपटाना है, कुछ भी करना है। बैतूल प्लेटू और छिंदवाड़ा प्लेटू, ये आपकी पूरी सतपुड़ा रेंज खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आपका शुरू होता है मैकाल प्लेटू। ये क्या है बच्चों? मैकाल प्लेटू। बातें नहीं करनी है,
मैकाल प्लेटो। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? आ रहा है ना? अब ध्यान देना, हमने तो मैकाल रेंज पढ़ी थी, सर ये प्लेटो पढ़ा रहे हो आप, गलत तो नहीं पढ़ा रहे कहीं? तो क्या है, मैकाल प्लेटो का ये जो किनारा है ना, यहां से खड़े होकर देखते हैं तो वो हमको माउंटेन जैसा प्रतीत होता है। फिर से देखें जो लोग नीचे देख रहे थे, मैकाल प्लेटो का ये जो ईस्टर्न किनारा है, और ये किस आकृति में है? चंद्रमा की आकृति में, क्रिसेंट शेप। इस किनारे को यदि छत्तीसगढ़ से खड़े होकर देखता हूं तो मुझे माउंटेन जैसा महसूस होता है। तो इसी किनारे को मैं बोल देता हूं मैकाल रेंज। मैकाल रेंज, ठीक है? वो रेंज वेंज कुछ नहीं है, इस प्लेटू का ईस्टर्न किनारा है, ठीक है? तो इस तरह से हमारा, अब देखें जरा दो चीज और देखें, यहां पर ना कुछ नेचुरल पास पाए जाते हैं, जैसे हमने हिमालय में पढ़े थे कल। हाँ नहीं, सरप्राइज है क्या यार, रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही? नेचुरल पास पढ़े थे हमने हिमालयाज में, ऐसे ही नेचुरल पास इसमें भी है। एक पास है ये रहा आपका, इसको बोलते हो बुरहानपुर पास या असीरगढ़ पास, जो भी बोलना चाहो। और दूसरा है जबलपुर पास, जबलपुर बालाघाट पास, या सिंपल जबलपुर पास बोल देते हैं इसको। इसमें दो प्राकृतिक रास्ते हैं दक्षिण की तरफ जाने के लिए। ये आपका जो है ना, ये जो बुरहानपुर पास, इसी को बोलते थे गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, इसी से होके जाया करते थे, ठीक है? तो इसको मैं बीपी लिख दूं, बुरहानपुर पास, और इसको जबलपुर बालाघाट पास, जेबी पास, ठीक है? ये है हमारा पूरा सतपुड़ा। बच्चे क्या करते हैं, इस चीज को ना नोट्स में से लिखकर रटते रहते हैं लाइफ टाइम, वो कभी याद नहीं होगा। आप डायग्राम बना लो, रटना भी नहीं पड़ेगा, है ना? इनफैक्ट आप चाहो तो यहां जिले देख सकते हो। देखो ये बड़वानी जिला है, पूरी बड़वानी रेंज बड़वानी में है। राजपीपला रेंज गुजरात से स्टार्ट करके थोड़ा सा इसका एक छोर जो है वो बड़वानी में जाता है। इसके बाद ये तो अखरानी है ना, अखरानी, ये आपका जिला है क्या, खरगोन। इसमें अखरानी आ जाती है, और थोड़ा सा क्या, बीजागढ़ आ जाता है। बीजागढ़ आपका खरगोन से शुरू होकर खंडवा तक जाता है, ठीक है? और बुरहानपुर में केवल और केवल असीरगढ़, ठीक है? इतनी माइनर लेवल, इतने माइक्रो लेवल पे तो कर नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है? अरे रुक तो जाओ, कल फिर बनाएंगे इस चीज को। एक चीज जो मुझे डिस्कस करनी थी, जो मैं सबसे आखिरी में कर रहा हूं, नाम क्या है इनका, सतपुड़ा। यहां पर देखें बहुत सारी कहानियां चलती हैं इस शब्द को लेकर, इसके अर्थ को लेकर कि सतपुड़ा का अर्थ क्या है। तो इसके दो इंटरप्रिटेशन निकाले जाते हैं। सत जो है संस्कृत के शत से निकला हुआ माना जाता है। यदि हम शत से माने, शत का अर्थ होता है 100, और पुरा मतलब तो पहाड़ियां होती हैं, हिल्स, ये तो खैर है ही, यानी 100 हिल्स के ग्रुप को आप सतपुड़ा बोलते हो। ये एक पहला इंटरप्रिटेशन हुआ। इनफैक्ट तुलसीदास जी इसको 100 पहाड़ियों का झुंड ही मानते हैं, सतपुड़ा, है ना? वो सत का मतलब शत से निकला हुआ मानते हैं। तुलसीदास बोल दिया मैंने, हे ईश्वर, कालिदास। दूसरा इंटरप्रिटेशन है, सत का मतलब हिंदी के सात से निकला है वो, और यहां इसका मतलब हुआ कि 7 पहाड़ियों के झुंड को आप सतपुड़ा कहोगे। आप गिने जरा, 7 पहाड़ियां हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7, भैया हम इसको सही मानेंगे, फिर चाहे 100 हो चाहे कुछ भी हो। एग्जैक्टली ऐसा ही है। सबसे ज्यादा जो है माना हुआ फैक्ट यही है कि सतपुड़ा मींस ग्रुप ऑफ 7 हिल्स, ठीक है? और ये रही 7 हिल्स पूरी आपकी।